हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग बिजनेस फिनांस सब्जेक्ट। इससे पहले अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो विजिट आवर वेबसाइट studycommerce.net। यहाँ पे क्विज़ेस वाले सेक्शन में चले जाना। जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट कॉमर्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ढेर सारे सेट्स आ जाएंगे। आप किसी भी सेट पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हो। तो विजिट आवर वेबसाइट studycommerce.net। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जो टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पे एक वीडियो पहले ही बना लिया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लीजिए, तब आज का वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आप सारे थ्योरीज को नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दीज इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ऑल डेट्स एंड ऑल रिजर्व्स। आपके ऑप्शंस हैं बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी है बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। एक बार दोनों स्टेटमेंट को इवेलुएट कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तो ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एक कंपोजिशन ही है लॉन्ग टर्म फंड्स का। जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर वाले वीडियो में कि कैपिटल क्या है, वो पैसा है जो आप बिजनेस में लगाते हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म फंड ही होता है। और इसमें दो चीज़ें आप इंक्लूड करते हो, डेट और इक्विटी को इंक्लूड करते हो। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 देखिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये मानते हैं कि सिर्फ डेट और इक्विटी ही इंक्लूड किया जाता है, किसी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर वाले वीडियो में आपको बताया था कि देयर विल बी ओनली 2 काइंड्स ऑफ फंड दैट इज डेट एंड इक्विटी। सिर्फ दो ही तरीके के फंड्स हो सकते हैं, चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो। देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से कैपिटल स्ट्रक्चर का अप्रोच नहीं है। आपके ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच या फिर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। देखिए आपको अप्रोच कहे चाहे थ्योरी कहे, इसका मतलब एक ही। तो मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की टोटल 4 थ्योरीज पढ़ाई थी। फर्स्ट था नेट इनकम अप्रोच, सेकंड था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और थर्ड था ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं यहाँ आपके लिए लिख दे रहा हूँ। थर्ड था ट्रेडिशनल अप्रोच और फोर्थ था एमएम अप्रोच, जिसको हम मोदी गिलानी मिलर अप्रोच कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच नहीं है, कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर की कोई भी थ्योरी नहीं है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई एम श्योर सभी लोगों ने सही गेस किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइंस व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेस, हु एडवोकेटेड इट। आपको बताना है कि 4 जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जैसे जैसे आप फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ाते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होता है। आपके ऑप्शंस हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच या फिर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच।
तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच जो है वो एक रेलेवेंट थ्योरी है। रेलेवेंट थ्योरी का क्या मतलब है कि ये थ्योरी ये कहता है कि जैसे जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो केओ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कम होता रहेगा और वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए थोड़ा डायग्राम गड़बड़ बन रहा है बट आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए है केडी, केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, और ये है केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये है केओ। देखिए चाहे आप केओ कहो, चाहे इसको वैक कहो, चाहे आप इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहो, सबका मतलब एक है। तो नेट इनकम अप्रोच ये कहता है कि जैसे जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्लाइन होता रहेगा, यानी कम होता रहेगा, और वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो ये कहता है नेट इनकम अप्रोच। लेकिन आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या कहता है। तो ये एक इररिलेवेंट थ्योरी है जो ये कहता है कि आप डेट कितना भी बढ़ा लो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी वो डिक्रीज नहीं होगा। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच भी यही कहता है, यानी ये सिमिलर है एनओआई अप्रोच की तरह, सिर्फ ये एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है आपको। बिहेवियरल जस्टिफिकेशन या इसको ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन कहते हैं, ये प्रोवाइड करता है। और ये बिहेवियरल जस्टिफिकेशन क्या है, वो है आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू। फोर्थ है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जो ये कहता है कि जैसे जैसे आप फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। तो वो है नेट इनकम अप्रोच। यहाँ पे देखो लिखा है कि फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है। यहाँ पे आप देखते हो कि लिखा होता है लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है डेट और इक्विटी। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ डेट है, ये होगा डेट, और के यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यही दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो है बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट रीजन बेस्ड है। स्टेटमेंट को हम असर्शन भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट कह रहा है आर्बिट्रेज कीप्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट डिस्पाइट चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन कर लें, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको हम केओ कहते हैं वो कांस्टेंट रहेगा, और ये आर्बिट्रेज की वजह से होता है। रीजन कह रहा है इट इंश्योर्स कंपनसेटिंग इनवर्स चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल विद अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि आप डेट में कोई भी परिवर्तन कर लें, कोई भी डेट का प्रोपोर्शन रख लें या डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन रख लें, जो केओ है वो कांस्टेंट ही रहेगा, और ये होता है आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको एमएम अप्रोच में ये बताया था कि एमएम अप्रोच जो कि इररिलेवेंट थ्योरी है, वो ये कहता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होने का जो बिहेवियरल जस्टिफिकेशन है वो दिया गया था आर्बिट्रेज, यानी आर्बिट्रेज की वजह से ही वो कांस्टेंट होता है। एक बार रीजन देख लेते हैं। रीजन दिया है इट इंश्योर्स कंपनसेटिंग इनवर्स चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल विद अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। देखिए रीजन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है, इसमें आप अपने एसेट या सिक्योरिटी को एक मार्केट में जहां पे भी लो प्राइस है वहां से आप परचेज करते हो और उसे दूसरे मार्केट में बेच देते हो जहां पे हायर प्राइस होता है। इससे क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस होते हैं उसमें एक इक्विलिब्रियम आ जाती है, यानी वो प्राइस जो है वो रिस्टोर हो जाता है।
कहने का मतलब क्या है कि जो एक एसेंस है आर्बिट्रेज प्रोसेस का, जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आप अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी को परचेस करते हो और ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी को आप बेच देते हो। तो ये जो आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है वो एक बैलेंसिंग ऑपरेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बैलेंसिंग ऑपरेशन है जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आता, यानी कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एट द एंड वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो स्टेटमेंट रीजन दोनों सही है और रीजन भी सही है, यानी रीजन भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कुछ अप्रोचेस दे रखा है जैसे मोदी-गिल्लानी मिलर अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और कुछ टर्म्स दे रखा है जैसे शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और फैक्टरिंग। और लिस्ट 2 में भी आपको कुछ टर्म्स दे रखा है जैसे कॉमर्शियल पेपर्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर और आर्बिट्रेज। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, तो मैच कराते हैं। देखिए आर्बिट्रेज के बारे में बताया गया था एमएम मॉडल में, मोदी-गिल्लानी मिलर अप्रोच में आपको आर्बिट्रेज पढ़ने को मिलेगा, यानी ए को आप मैच करा सकते हैं 4 से, तो पहले का 4th हो जाएगा, यानी बाकी ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी मैच करा लेते हैं। देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो एक कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है और जो कमर्शियल पेपर है वो एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और फैक्टरिंग जो है वो एक टेक्निक है ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जब मैं आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो ये फैक्टरिंग जो टेक्निक है उसे मैं आपको बताऊंगा। तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेट फाइनेंसिंग इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऑफ। मैंने आपको बताया था कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपको बताना है कि डेट जो है वो एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है। आपके ऑप्शन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड्स आर नॉट पेबल टू लेंडर्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऑफ टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो डेट है इस पे टैक्स डिडक्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उस पे आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, ठीक, ये आपका लोन है, ये डेट हो गया, उधार हो गया, और आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। तो आपका लोन का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 लाख रुपए पर एनम। लेकिन टैक्स डिडक्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप ये इंटरेस्ट पे करते हो, यानी 1 लाख जो इंटरेस्ट है वो पे करते हो, तो कुछ आपको डिडक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल सर्टेन अमाउंट या सर्टेन परसेंटेज आपको ये डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 30% जो है वो आपको मिल रहा है, तो 30,000 ये जो है डिडक्शन मिलेगा आपको। तो एक्चुअल में आपने कितना पे किया, डेट का जो इंटरेस्ट है वो आपने पे किया सिर्फ 70,000। तो डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऑफ टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, यानी के जो है वो ज़्यादा होता है केडी से, तो ये क्यों होता है। आपके ऑप्शंस हैं इक्विटी शेयर्स आर नॉट इजीली सेलेबल, या फिर इक्विटी शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड द फिक्स्ड डिविडेंड रेट, या फिर जनरली द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज लेस दैन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, या फिर इक्विटी शेयर्स हैव हाई रिस्क दैन डेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इक्विटी शेयर्स के पास ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा होता है, अनिश्चितता ज़्यादा होता है, जबकि डेट के मामले में हम ये देखें कि डेट में एक फिक्स्ड होता है, डेट जो है वो फिक्स्ड होता है, और जो इक्विटी शेयर है वो अनसर्टेंट है, यानी अनसर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड होता है इसमें, इसीलिए ज़्यादा रिस्क होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो ज़्यादा होता है। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट पर्सनल लीवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लीवरेज इज अज्यूम्ड बाई।
आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अप्रोच है जो ये कहता है कि पर्सनल लिवरेज को हम कॉर्पोरेट लिवरेज से रिप्लेस कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम मॉडल, नेट इनकम अप्रोच या फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। देखिए, जब मैं आपको थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे वहाँ पे बोला था कि कभी-कभी आपको अजम्पशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे वही हुआ है। आपसे अजम्पशन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपको थ्योरीज क्या है इसके साथ-साथ अजम्पशंस भी याद रखने होंगे। तो ये अजम्पशन है एमएम मॉडल का। एमएम मॉडल ये कहता है कि पर्सनल लिवरेज को हम कॉर्पोरेट लिवरेज से रिप्लेस कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लिवरेज का क्या मतलब है कि जब एक फर्म अपने डेट और इक्विटी का एक प्रपोर्शन तैयार करती है, यानी वो कितना डेट लगाएगी और कितना इक्विटी लगाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर है 1 लाख का, तो हो सकता है कि 50,000 वो डेट लगाए और रिमेनिंग जो 50,000 है वो इक्विटी लगाए। तो जब एक फर्म अपने डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन तय करती है कि वो कितना डेट लगाएगी और कितना इक्विटी लगाएगी, तो इसे हम कॉर्पोरेट लिवरेज कहते हैं। और पर्सनल लिवरेज की बात करें तो जब एक इंडिविजुअल पर्सन अपने लेवल पे डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन या कॉम्बिनेशन तैयार करता है तो उसे हम पर्सनल लिवरेज कहते हैं। मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा दूं कि जब भी आप थ्योरीज पढ़ें तो आप ये पढ़ें कि थ्योरीज जो हैं वो रेलेवेंट है या नहीं है। थ्योरीज का मतलब क्या है, डायग्राम दिया गया है तो डायग्राम किस तरीके से समझना है आपको वो समझिए। इसके अलावा अजम्पशन पे भी ज़्यादा फोकस करिए। कई बार आपको स्टेटमेंट रीजन में भी आपको अजम्पशन पूछा जा सकता है। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द अजम्पशंस ऑफ मोदी-गिलानी मिलर मॉडल। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एमएम मॉडल का अजम्पशन नहीं है। मैं एक बार फिर आपसे बता दूं कि अजम्पशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके सामने एक बार फिर से अजम्पशंस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो अजम्पशंस को आप सीरियस लीजिए, आप कई बार अजम्पशंस को पढ़िए। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है परफेक्ट कैपिटल मार्केट, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस, थर्ड है यूनिटी फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो और डी है अब्सेंस ऑफ टैक्सेस। तो एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। देखिए, परफेक्ट कैपिटल मार्केट ये अजम्पशन था एमएम मॉडल का, जो ये कहता था कि कोई भी सिंगल इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट को अकेले अफेक्ट नहीं कर सकता, तो ये अजम्पशन था। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस, तो ये अजम्पशन बिल्कुल सही है। एमएम मॉडल ने ये अजम्पशन माना था कि जब 2 या 2 से अधिक फर्म जो है वो सेम बिजनेस कर रही हैं तो हम उनका जो एसेट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम मानेंगे, जो ईबीआईटी है यानी जो अर्निंग है उसे भी हम सेम मानेंगे, यानी कि हम 2 या 2 से अधिक फर्म्स को सेम रिस्क क्लासेस में रखेंगे। नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ टैक्सेशन, तो ये भी एमएम मॉडल का एक अजम्पशन है जो ये कहता है कि देयर विल बी नो टैक्सेशन, यानी कोई भी कॉर्पोरेट और कोई भी पर्सनल टैक्सेस नहीं होगा। तीसरा है यूनिटी फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये कोई अजम्पशन नहीं है एमएम मॉडल का। तो पूछा है इनमें से कौन सा एमएम मॉडल का अजम्पशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यूनिटी फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो ये अजम्पशन नहीं है एमएम मॉडल का। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट रीजन बेस्ड दिया है। तो स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलिवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। रीजन दिया है अ फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन है ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट और डी है ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलेवेंट, तो ये 100% सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4 थ्योरीज हैं, 2 रेलेवेंट हैं और 2 इररेलेवेंट हैं। एनआई अप्रोच जो है वो एक रेलेवेंट थ्योरी है, एनओआई अप्रोच जो है वो एक इररेलेवेंट थ्योरी है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो रेलेवेंट है और एमएम अप्रोच जो है वो एक इररेलेवेंट है।
अब रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है। रीजन दिया है, फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज। ये भी एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि एनआई अप्रोच ये कहता है कि जैसे जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होता रहेगा और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन भी करेक्ट दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।